नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, डीलिस्टिंग। दिल्ली के आदिवासी समागम से उठी ये बहस अब छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में आ चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय से आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का सवाल बता रहे हैं, तो कांग्रेस इसे चुनावी ध्रुवीकरण का नया हथियार करार दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डीलिस्टिंग क्या है? क्या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अधिकार और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या फिर नहीं? क्या ये आदिवासी पहचान बचाने की कोशिश है या फिर चुनाव से पहले नया राजनीतिक एजेंडा? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में हाल ही में आयोजित आदिवासी समागम में एक बार फिर डीलिस्टिंग का मुद्दा उठा, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परंपराएं हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए डीलिस्टिंग कानून की जरूरत है। उनका कहना है कि जो लोग अपनी मूल जनजातीय पहचान और परंपरा छोड़ चुके हैं, उनके संबंध में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, अपना रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज परंपरा सब छोड़ जाते हैं और दोहरा लाभ लेते हैं। उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ से वंचित करना चाहिए। ऐसा जनजातीय समाज का बहुत पुराना मांग चलते आया है और इस बार के समागम में भी एक तरह से उनका मांग थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव खत्म होने के बाद वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। तो वही बैज के आरोप पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। उनको कानून बनाने में कौन रोका है? बना लेना चाहिए, लेकिन जिनकी देश में आधा से ज्यादा राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, ये दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब ये कुल मिलाकर ये चुनाव खत्म होने के बाद ये वोटों की ध्रुवीकरण का राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदिवासी समाज तय करेगा। अगर डीलिस्टिंग करना है तो कानून बनाए, कौन रोका है इनको? अभी उनका शब्द होता मुस्लिम लीग के साथ है और भाजपा को बोलती है कि 5 मंत्री बनाए उन्होंने केरल में। भाजपा के लिए 10 आरोप लगाती हुई इस विषय में। तो ऐसे लोग जिनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, समाज संस्कृति के बारे में कोई सोच नहीं है, एक परिवार को सत्तासीन करना, एक परिवार की इच्छाओं का पालन करना जो उद्देश्य है, वो देश हित की क्या बात करेंगे, संस्कृति के बारे में क्या बात करेंगे? बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का मुद्दा सिर्फ कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहने वाला। इसे आदिवासी पहचान, आरक्षण, धर्मांतरण और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक गर्म हो सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो डीलिस्टिंग क्या है और कौन सी पार्टी का क्या पक्ष है, इसको आप विस्तार से समझिए और उनकी राय क्या कुछ है वो भी आप जानिए। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद है के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए के शर्मा जी। लेकिन शुरुआत में करूंगा वात्सल्य मूर्ति जी आपके साथ। ये सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी कि डीलिस्टिंग को लेकर बीजेपी क्या रुख अपना रही है, सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कहती है कि आपकी राज्यों में सरकारें हैं, आप केंद्र में हैं, अपने अधिकार से कानून बनाइए आप। फिर कौन रोक रहा है? क्या चाहती है बीजेपी डीलिस्टिंग को लेकर? सबसे पहले वो स्पष्ट करना जरूरी है। संयम जी, भारतीय जनता पार्टी का रुख यह है कि इस मुद्दे पर एक व्यापक बहस पूरे देश में होनी चाहिए। हमारा रुख यह है कि जो जनजातीय समाज है, जो बहुसंख्यक जनजातीय समाज है, वो क्या चाहता है, और वो ये चाहता है कि डीलिस्टिंग हो।
तो निश्चित तौर पर जैसा माननीय विष्णुदेव साय जी ने कितनी अच्छी बात कही है, विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि भाई ये दोहरा बेनिफिट्स किस लिए। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनकी बहुत खूबसूरत सोच थी। उनकी सोच ये थी कि जो वनवासी समाज है उन्होंने इन्हें रिजर्वेशन या जो वनवासी बेनिफिट्स हैं वो इसलिए नहीं दिए थे कि ये शोषित समाज, पिछड़ा समाज या गरीब समाज था। इन्हें बेनिफिट्स इसलिए दिए गए थे ताकि इनके जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनका संरक्षण हो सके। मगर जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी अदर समाज में, भले आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन में सब कन्वर्ट हो गए, तो आपने तो अपने सारे रीति रिवाजों का त्याग कर दिया। तो जो पर्पस था इस बेनिफिट का वो तो फेल हो गया ना, वो तो फेल हो गया। तो समय के साथ आज समय की मांग है कि डीलिस्टिंग हो निश्चित तौर पर। और यही दिल्ली में भी हमने देखा 700 से ज्यादा जो वनवासी समाज की जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनका एक समागम हुआ। 2 से 2.5 लाख लोग वहां मौजूद थे और उनका ये निर्णय था, उनकी ये चाहत थी कि भाई डीलिस्टिंग होना चाहिए, आज जरूरत है। वहां पर एक अच्छा एक डाटा, एक स्टैटिस्टिक्स बताया गया। संयम जी अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊंगा। बोलिए। वहां पर इस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ कि जो 80% बेनिफिट्स हैं वनवासी समाज को, जो सरकार के द्वारा 80% बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उन मतलब 100% बेनिफिट्स में 80% बेनिफिट जो है सिर्फ और सिर्फ 20% जो कन्वर्ट हो चुके हैं लोग, वो लोग कब्जा रहे हैं, उनका कब्जा हो जाता है इन बेनिफिट्स में। तो यहां पर उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए, उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए डीलिस्टिंग निश्चित तौर पर जरूरी है। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि भाई एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए देश में, जो वनवासी समाज है, जनजाति समाज है, उनकी बात देश सुने कि वो क्या चाहते हैं और उनका तर्क क्या है, ये देश सुने। आदिवासी समाज भी आपके साथ है और कांग्रेस भी कह रही है कि कानून बनाइए। फिर इसमें आपत्ति क्या कि आने वाले समय हम समझे कि हाँ डीलिस्टिंग को लेकर बढ़िया कानून दिखने वाला है और उसके नतीजे जमीन पर मिलेंगे। देखिए, कानून बनाइए, मैं आपको बताऊं 1970 में कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े जनजातीय नेता थे, बाबा कार्तिक नाम था उनका। उन्होंने इस कानून को पेशकश किया था संसद में, मगर इंदिरा गांधी जी ने अपराइट रिजेक्ट कर दिया था। किस कारण से किया होगा वो भी आप स्पष्ट कीजिए। के द्वारा प्रेशर था। हम आज की कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। का कानून 1970 में भी आया था जिसे इंदिरा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया। आज यूडी मिंज क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सौरभ जी से पूछिए ना, कांग्रेस के ही विधायक हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग तो धरना दे रहे हैं कि डीलिस्टिंग होना ही नहीं चाहिए। आज आप सौरभ जी से पूछिए, अगर भारतीय जनता पार्टी डीलिस्टिंग का एक्ट लाती है, पेश करती है संसद में, तो क्या राहुल गांधी जी वोट करेंगे डीलिस्टिंग के पक्ष में? पूछिएगा सौरभ जी से। तो देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। मतलब बीजेपी पूरे पक्ष में ही आप तैयार है कहने के लिए कि हाँ बीजेपी पूरे पक्ष में डीलिस्टिंग में की जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको हटाया जाना चाहिए। और इससे ना सिर्फ दो प्रकार के मुझे लगता है भविष्य में नतीजे आएंगे, या तो कन्वर्जन पर भी रोक लगेगी, उसका स्तर भी गिरेगा कि यदि आप कन्वर्ट होंगे तो फिर समझिए आदिवासी अधिकार आपके गए। ये एक डर भी होना चाहिए, जरूरी है। मैं लौटता आपका सौरभ जी, कितने सहमत हैं डीलिस्टिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी, और ये तैयार हैं क्या समझे कि हम आने वाले समय में यदि कुछ आता है इसको लेकर तो फिर कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी? क्योंकि दीपक बैस तो कुछ ऐसे ही कहते नजर आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी ने तो बहुत साफ कहा है ना इस बात को, हाँ। कि किसने रोका है। यहाँ पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन इनके पास हैं, तो आप कानून लेकर आइए। क्योंकि संविधान में संशोधन का मामला है संयम जी, और कहीं ना कहीं इसमें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसको प्रपोजल आना है और फिर वहां पर उस पर वोटिंग होनी है। हाँ। तो यहाँ पर तो हमारे जब सर्वोच्च प्रदेश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता हैं माननीय दीपक बैस जी, उन्होंने जब कह दिया तो इसमें किसी को शंका होने की तो कोई बात ही नहीं होती। आप लेकर के आइए और इसकी जो मूल भावना है उसको जिंदा रखने के लिए लेकर के आइए, ना कि इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए उपयोग करते हुए लेकर के आइए। हम साफ साफ कह रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए अगर डीलिस्टिंग करना जरूरी है तो निश्चित रूप से इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। आधिकारिक बयान भी हमारा यही कहता है। लेकिन वात्सल्य जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें भी दो धड़ों में बटी है शायद, क्योंकि एक नेता है जो विरोध कर रहे हैं इसका डीलिस्टिंग को लेकर। इन्हें भूपेश बघेल जी का बयान सुना दीजिए संयम जी। भूपेश बघेल जी का बयान है कि अगर डीलिस्टिंग करना है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और यह संशोधन करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। ये भूपेश बघेल जी के शब्द है कि संविधान में संशोधन करना बीजेपी के लेकर के आएंगे तो कांग्रेस ऐसा करेगी। आप लेकर के आइए ना, हम तो कह रहे हैं लेकर के आइए, और उसके बाद अगर कांग्रेस विरोध करती है तब आप इस बात को कहिएगा। चलिए ठीक है, मैं
के शर्मा जी का रुख करूंगा। के शर्मा जी, क्या समझे हम डीलिस्टिंग को लेकर, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है प्रदेश और देश भर में, क्या होना चाहिए? और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपने सुना है, क्या कुछ सहमति दिख रही है आपको लेकर इसके? देखिए संयम जी, निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, इसके लिए धारा अनुच्छेद 342 में संशोधन करना पड़ेगा, जो आदिवासियों को सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, उनकी विरासत के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है। जो उसमें धर्म का उल्लेख ही नहीं है कि किस धर्म का है, उसकी बात नहीं कही गई है। बिल्कुल। आदिवासी हिंदू है कि नहीं, इसको लेकर भी बात उठती रहती है तमाम प्रकार के। लेकिन जो उनके जो जैसे छत्तीसगढ़ में बात कहें, दंतेश्वरी माता की कहें या उनके देवगुड़ी की बात कहें, ये तमाम प्रकार की, या बूढ़ा देव कहें, ये सभी जो हिंदू धर्म के ही देवी देवता हैं कहा जा सकता है। बात यहाँ पे आती है कि केवल छत्तीसगढ़ में ही ये बात चर्चा हो रही है कि पूरे देश में क्यों? क्योंकि आप जब जाएंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वहां आपको नागालैंड, मिजोरम में जो अधिकांश धर्मांतरित ईसाई है, उनका लेकर आपका रुख क्या होगा, ये है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको जाना है तो महिला आरक्षण की तरह आप जाएंगे नहीं, विपक्ष का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आपने कोई आयोग बनाया है, अध्ययन किया है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि दोहरा लाभ ले रहे हैं? क्या अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं ईसाई बनने के बाद? ये बात कहां से आती है? ये चीज तमाम कितने लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ मुझे ले रहे हैं? एक चीज याद आ रही है यहाँ पर, हमने हमेशा जाना है, समझा, यही सुनाया गया हमको कि आरक्षण इस देश में जातियों के आधार पर है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अभी करंट में अमित शाह भी बोले थे, केंद्रीय गृह मंत्री, की धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश में हो नहीं सकता, संवैधानिक है, जातियों के आधार पर है। अब हर धर्म में जातियां और इसके साथ ही जो देश के अंदर वर्ण वाला है सिस्टम है, तो कैसे इसको आप बनाएंगे और कैसे बांटेंगे? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम घूम फिर के कहां जा रहे हैं आखिरकार डीलिस्टिंग? आदिवासियों के लिए जो आरक्षण है, एसटी वर्ग के लिए, वो अलग विषय है, और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है उसमें निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है 341 अनुच्छेद में कि वो जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, कोई भी धर्म के हो, उनको अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन आदिवासी वर्ग के मामले में इसका उल्लेख नहीं है, इसीलिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन के लिए आपके पास रिपोर्ट कितनी है, किस ढंग से आपने कोई आयोग बनाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद तय होगा कि कितने ईसाई ऐसे लाभ ले रहे हैं या दोहरा लाभ ले रहे हैं। या आरक्षण को आप समाप्त करने की बात करते हैं तो राजनीतिक आरक्षण जो समाप्त होगा, जो कांग्रेस विधायक की बात हो रही है, तो भाजपा में भी ऐसे विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में पहला भी प्रमोद मिंग विधायक है यहाँ पे लुंड्रा में, तो उनकी भी स्थिति क्या होगी? क्या वो सहमत है इस ढंग से जो धर्म को लेकर जो आरक्षण की बात आ रही है इसमें? इस मामले में खास करके जो अन्य धर्म में चले जाएंगे उनको आदिवासियों का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि आप अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान है। तो संविधान संशोधन के लिए सभी की सहमति की आवश्यकता होगी। और ये इसको मैं तो दूसरी ढंग से कहता हूं कि धर्मांतरण रोकने के लिए जो आपने संशोधन कानून बनाया है, ये जो दूसरा पार्ट 2 कह सकते हैं कि धर्मांतरण के जब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हमको दूसरे धर्म जाने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और उनकी संस्कृति परंपरा कितनी, रीति रिवाज कितना परिवर्तन हो रहा है। जिस ढंग से वर्ग संघर्ष छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है अंतिम संस्कार को लेकर, या अन्य परंपरा जो है विवाह को लेकर या जन्म को लेकर, ये परंपराएं कितनी बदली है, इसका कोई अध्ययन आयोग बनेगा, मुझे लगता है उसके बाद की बात है। अभी फिलहाल राजनीतिक रूप से एक जो अभी वात्सल्य जी कह रहे थे, एक जनता में एक माहौल बनाने वाली बात है कि किस ढंग से लोग क्या चाह रहे हैं, और इसके लिए तमाम प्रक्रिया है। तत्काल इसको कोई संसद में प्रस्ताव लाके पारित करने की स्थिति नहीं है। चलिए ठीक है, वात्सल्य जी, एक जो खास चीज यहाँ पर है कि हम देख रहे हैं आदिवासियों का लाभ मारा जा रहा है, वही बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है देश में कि कैसे 100% लाभ में से जो एक, यदि आदिवासी धर्म को, आदिवासी वर्ग को छोड़ दिया है, और खासतौर पर बताते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया तो फिर आदिवासी वर्ग नहीं रह गया है। ये समझना ही बहुत जरूरी है। आदिवासियों का असली हक वो है जो प्राकृतिक पूजक है, और यदि वो धर्म परिवर्तन करते तो फिर जो ओरिजिनल आदिवासी रह जाते हैं उनका लाभ मारा जाता है, गलत लाभ दिया जा रहा है। ये समझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या समझ पा रहा है देश? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने क्या कहा संयम जी, एक व्यापक डिस्कशन होना चाहिए। भाई जो एसटी समाज है उनकी बात आप और हम सुने तो राजनीति से परे होकर देखिए, अगर पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास कराना है, नियम बनाना है, ये किया जा सकता है, मगर जनता की बात लोग सुने तो, एसटी समाज की बात लोग सुने तो उनका क्या तर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और इसीलिए हम एक व्यापक डिस्कशन चाहते हैं। और सौरभ जी ने बहुत सफाई से कहा, देखिए सौरभ जी और मैं, हम दोनों क्या कह रहे हैं, संयम जी आप हमारी बात पर विश्वास मत करिए, हमारे बड़े नेता क्या कह रहे हैं आप उनकी बात पर विश्वास करिए।
कांग्रेस का हर नेता ये कहता था कि भैया आप धर्म परिवर्तन, जो अभी स्वातंत्र विधेयक है जो छत्तीसगढ़ में लाया गया है, उसे आप लाइए तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मगर कर्नाटक में इनके घोषणा पत्र का हिस्सा था कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ जाती है संयम जी, तो ये जो वहां पे जो एंटी कन्वर्जन बिल है उसे रिपील कर देंगे, उसे हटा देंगे। और कांग्रेस कर्नाटक में आई, दूसरे दिन उन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल को पूरा फाड़ कर फेंक दिया, निरस्त कर दिया। तो ये वात्सल्य जी, यहाँ पर आपको सौरभ जी का साथ मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उनके बड़े नेता को सुनिए, उनको नकारने की बात कह रहे हैं आप। कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था डीलिस्टिंग को, ये इनका दौरा चरित है। तो सौरभ जी क्या कह रहे हैं, वात्सल्य मूर्ति का क्या कह रहा है, ये मत देखिए ना भाई। इनके राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, भूपेश बघेल तो बिल्कुल अलग कह रहे हैं जो सौरभ जी कह रहे हैं। भूपेश बघेल जी तो साफ कह रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान में परिवर्तन ला ही नहीं सकती, डीलिस्टिंग ला ही नहीं सकती। तो आप क्यों सौरभ जी की बात सुन रहे हैं? चलिए ठीक है, ये सौरभ जी सहमत है इस बात से? क्या आप तो इस वक्त हमें सहमत नजर आ रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन लग रहा है कि आपके वरिष्ठ नेता कुछ अलग लाइन पर जा रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं की लाइन पर इस वक्त जो कांग्रेस चलती है खास तौर पर, क्योंकि डीलिस्टिंग को लेकर क्या अलग अलग राय है? क्या वाकई दो धड़ों में बटी है कांग्रेस डीलिस्टिंग को लेकर? इस तरीके की कोई बात हमें अभी तक तो नजर नहीं आती। पता नहीं वात्सल्य जी को कहां से नजर आ रही है, क्योंकि वो क्या है, जो फायदे का होता है इनका, उसको एक्सेप्ट करते। जैसा आपने भी कहा ना कि यहाँ पर मैं जब एक्सेप्ट कर रहा हूं तो भी वात्सल्य जी उससे सहमत नहीं हो रहे। राज्यवार और क्षेत्रवार राजनीति करने की आदत बीजेपी की है। आप देखिएगा कि अगर आरक्षण की भी अपन बात करें यहाँ पर संयम जी, तो अलग अलग राज्यों में इनका चरित्र अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम बात करें ओबीसी आरक्षण का बिल जो अभी तक राजभवन में पेंडिंग है, 27% ओबीसी और 32% SC/ST का जो आरक्षण बिल है, उसको ये कहकर ये लोग रोकते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के विपरीत आप देखिए महाराष्ट्र में इन्हीं की तो सरकार है, वहां पर तो ये 50% से ज्यादा आरक्षण आज भी लागू। कर्नाटक में जब इनकी सरकार थी तो ये लागू करके गए थे, वो भी आज भी वहां चल रहा है आरक्षण 50% से ज्यादा। तो ये जो राज्यवार ये बाइफर्केशन है, ये अपना राजनीतिक लाभ देखते हुए उसको उस तरीके से लागू करना ये बीजेपी की आदत है। आंध्र प्रदेश में भी देखिए आप 4%, दूसरे आरक्षण तो वहां है ही, 4% अल्पसंख्यक आरक्षण वहां पर अलग। इसमें कोर्ट का भी बड़ा रोल हो जाता है। आरक्षण की बात आएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसका बड़ा रोल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बड़ा रोल हो जाता है, मेरे को लगता है पार्टियों से ज्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है 50% से ऊपर जाने का। बार बार सुप्रीम कोर्ट की रोक आ जाती है, 5 साल से ऊपर हो गया उस मामले को लेकर, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल रहता है आरक्षण को लेकर, ये मानते हैं? रहता है, लेकिन जहां पर बीजेपी चाहती है वहां तो वो तोड़ मोड़ करके कर लेती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहां पर इनको राजनीतिक करनी है और ध्रुवीकरण का लाभ लेना है, तो आप किसी न किसी हथकंडे से बीजेपी जो है वो अपना राजनीति टाल लेती है संयम जी। और जहां पर इनको नहीं करना है वहां पर आप देखिए ना कि पूरे देश में तो इनकी सरकार है, हर जगह समान व्यवस्था क्यों लागू नहीं कर देते? आरक्षण की भी जो बात है वो हर जगह समान रूप से क्यों नहीं लागू कर देते? तो इसी तरीके की बात, ये तो वैसी बात होगी ना, धान खरीदी में यहाँ पर जो रेट है, यहाँ पर 3100 रुपए दे रहे हैं, यहाँ पर पड़ोसी राज्य जो हमारे हैं वहां पर 1800। नहीं, लेकिन मैं एक अंतिम बार आपसे यही सवाल दोहराना चाहूंगा, क्या डीलिस्टिंग को लेकर वाकई कांग्रेस की पूरी पार्टी का एक ही रुख रहेगा? बीजेपी के साथ सहमत है? आप तो दीपक बैच के साथ सहमत है, वो नजर आ रहा है, आप सहमत हैं? बयान है प्रदेश अध्यक्ष जी का, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये पूरी के पूरी बहुमत में बैठी हुई सरकार है, इनको लेकर के आना चाहिए और लागू करना चाहिए कानून बना करके। और इसका तो अभी तक मुझे लगता है जब ये जनता के पास जा रहे हैं तो पहले तो इनके पास ओपिनियन लेने के लिए कोई ड्राफ्ट होना चाहिए ना, कि किस तरीके से लागू करेंगे। अचानक आ करके राजनीतिक बयानबाजी करके ये क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? सबसे पहले तो वो स्पष्ट करे, क्योंकि इनको पहले तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए और उससे करना चाहिए कि इस तरीके से होगा ये, और उसमें ये लाभ होगा जनता को। के शर्मा जी, ये लग रहा है आने वाले समय में यदि ये संविधान संशोधन की बात होती है और संसद के अंदर पेश होता है या प्रदेशवार यदि इसको लाया जाता है, तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बीजेपी कांग्रेस में मतभेद नजर आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो किस आधार पर आ सकते हैं? निश्चित रूप से राज्य स्तर की राजनीति छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष आदिवासी है, इसलिए आदिवासी हित साधने की बात है। जब पूरे देश में बात होगी, जैसे मैंने कहा पूर्वोत्तर राज्यों की क्या स्थिति रहेगी, तमिलनाडु में अभी मुख्यमंत्री बने विजय जी, उनका क्या रवैया रहेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो इंडिया गठबंधन में बाकी जो दल शामिल है वो किस रूप में आते हैं, या एनडीए इसको प्रस्ताव लाती है तो क्या सब मिलकर आते हैं, क्या ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए
दीपक बैद जी कह रहे हैं कि आप प्रस्ताव लाइए, आपको किसने रोका है। लेकिन इसके लिए जिस तरह से पूरे प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा, जैसे आयोग बनाना पड़ेगा, किस ढंग से लाभ मिल सकता है, कितने लोग बाहरी, जैसे 80% की बात आ रही है, 80% को 20% लोग लाभ ले रहे हैं, तो इसका कोई आंकड़ा आएगा, कोई अध्ययन होगा, उसके बाद ही तो आप जाके संसद में प्रस्तुत करेंगे किसके कारण ये, इसलिए हम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति को दे रहे हैं, आप धर्म के आधार पर आपने उसमें रोक लगा दिया, दूसरे धर्म को लेकर के उसमें 3 धर्म को ही आपने शामिल किया हुआ है। तो आदिवासियों को आप धर्म के आधार पर, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं है, और इसको धर्म आधारित करना कि अन्य धर्मों में खासकर ईसाई और मुस्लिम में जाएंगे, उनको हम आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। इसको लेकर के धर्मांतरण रोकने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन इसके क्रियान्वयन इतना आसान नहीं है जिस ढंग से हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये एक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 2 रोक लग सकती है इसमें। वात्सल्य जी, आपके पास ही आऊंगा। ये धर्मांतरण पर रोक लगाने की कोशिश की जाती, कानून बीजेपी लेकर आई प्रदेश के अंदर धर्मांतरण को लेकर, फिर दोबारा एक कानून लाए। अब लग रहा है कि आदिवासियों को जो बहकाने की कोशिश की जाती, धर्मांतरण किया जाता है, तो ये तो आपका सीधा वार मेरे ख्याल से धर्मांतरण पर ही है, धर्मांतरण पर ही फोकस है कि यदि धर्मांतरण होता है और धर्मांतरण के लिए कानून है, वो कानून के हिसाब से काम होता है। लेकिन दूसरा ये है कि जो लालच दिया जाता है कि आदिवासियों का लाभ भी मिलेगा, और उसके बाद आपको धर्म परिवर्तन के बाद जो कोशिश धर्मांतरण वाले करते हैं, वो कोशिश पर रोक लगेगी। क्या 2 पहलू से काम किया जा रहा है? दोनों चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं संयम जी। देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है, आदिवासी समाज क्या चाहता है, ये हमें तो समझना पड़ेगा। हमारा संविधान ये कहता है कि आदिवासी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो आदिवासी अपनी संस्कृति को अगर छोड़कर जा रहा है तो भी वो डबल बेनिफिट चाहता है। तो संवैधानिक तरीके से भी उसे क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं, जो वो यही लालच देते हैं कि आदिवासी का लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर दूसरा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर इसीलिए तो आज 2 से 2.5 लाख लोग दिल्ली में जमा हैं, इसीलिए कि उन्हें इस तरीके से बरगलाकर, लालच देकर जो उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, मतांतरण किया जा रहा है, उस पर रोक लगे। और अगर ये विधेयक आ जाता है, पास हो जाता है, तो और हमारी ये कोशिश है सर्वसम्मति से हो, कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, सर्वसम्मति से चीजें होनी चाहिए। हमारी ये कोशिश है, अगर ये हो जाता है तो ये निश्चित एक विन विन सिचुएशन होगी सभी के लिए। चलिए ठीक है, तो अभी तो सौरभ साहू जी बिल्कुल राजी दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस का क्या रुख? कांग्रेस के किसी भी एक नेता का बयान दिखा दीजिए ना, किसी भी एक, पूरे भारत में सौरभ साहू, वो कह रहे हैं आप ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए, कुछ तैयार कीजिए, बहुत सतही तौर पर अभी मुद्दा चल रहा है। उनका कहना है कि आप ड्राफ्टिंग कीजिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़िए, फिर धीरे धीरे कांग्रेस का भी रुख साफ हो जाएगा कि इसमें 2 धड़े या एक ही धड़ा है, वो भी आने वाले समय पता चल जाएगा। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर मैं। सबसे पहले वात्सल्य जी आपका धन्यवाद, और सौरभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डीलिस्टिंग का मुद्दा अब सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि आदिवासी पहचान, संस्कृति, धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़ा बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। सरकार इसे आदिवासी अस्मिता की रक्षा का प्रयास बता रही है, जबकि विपक्ष इसके पीछे राजनीतिक मकसद देख रहा है, और इसमें मतभेद भी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या डीलिस्टिंग पर कानून बनेगा, और अगर बना तो इसका आदिवासी समाज और आरक्षण व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।